अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए दो बड़ी खबरें लेकर आए हैं। एक तो अब इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कौन से कार्ड्स शो किए हैं कि हमारे पास सब कुछ तैयार है, छुरिया कांटे तेज़ ये आप पर है कि आपने सियासी तौर पर ज़िबा होना है या सरेंडर करना है। ये बहुत ही दिलचस्प और अहम चीज़ें हैं जो अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी, जिसे कहते हैं ना, शो कर दी हैं और नज़र आ रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसमें कौन से सहूलतकार हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावा आपको आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस का सीनियरिटी का तनाज़ा है, उस केस में आज जो पांचों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो वकील हैं सलाउद्दीन अहमद, वो आज रिबटल दे रहे थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के आर्गूमेंट्स का। और वो रिबटल में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आज, जैसे कहते हैं ना, वो दिल के कुछ ऐसे तारों को छेड़ा है कि वो बड़ी सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं वो भी आपको बताऊंगा, बहुत ही अहम है। और उससे एक दफ़ा तो लगता है कि सलाउद्दीन अहमद आज की हद तक वो रोंद के गुजर गए हैं जो हुकूमत का तमाम केस है, जो इन्होंने तमाम साजिश की हुई है, जो तमाम इन्होंने खेल खेला हुआ है। तो मैं आपको ये बताता रहूँ, इस केस में दो वकला बहुत अहम हैं। एक सलाउद्दीन अहमद साहब और मुनीर मलिक साहब और ज़ैनब जिंदरा साहब, एक ये सेट ऑफ लॉयर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं। दूसरी तरफ जो फैसल सदीकी साहब हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार को और कराची बार कौंसिल को। ये दोनों बड़े रिलेटिवली यंग लॉयर्स हैं, लेकिन मेरे जिसे कहते हैं ना, मैं रियली इन्जॉय मैं इनके आर्गूमेंट्स को करता हूँ और बहुत मज़ा आता है इनको सुनने का। आप जो सलाउद्दीन अहमद हैं, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो रोस्ट्रम पर जब दलाइल दे रहे होते हैं तो लिटरली, एक तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह काफ़ी जानदार और भारी है, और जिस एग्रेशन से वो आर्गूमेंट्स डिलीवर करते हैं, आपको लिटरली लगता है कि शेर धाड़ रहा है इस वक्त रोस्ट्रम पर खड़ा होकर। जो फैसल सदीकी साहब हैं, वो भी अगेन बहुत ही ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स देते हैं। उनके आर्गूमेंट्स में बहुत वज़न होता है, लेकिन उनका अंदाज़ सलाउद्दीन अहमद साहब से मुख्तलिफ है। फैसल सदीकी साहब इंतहाई मीठे मीठे पोलाइटली आर्गू करते हुए जजेस को, आप कह लें कि वो आईना दिखाते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब दीवार से लगाते हैं, फैसल सदीकी साहब आईना दिखाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है इनके आर्गूमेंट्स सुन के। और आप कभी, अगर आपको मौका मिले, आप अभी भी गूगल करके सर्च करके इनके पिछले आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब जो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनके, फैसल सदीकी साहब के, इसी तरह से एक मुइज़ जाफ़री साहब भी बहुत ही एक्सेप्शनल आर्गूमेंट्स भी करते हैं और लिखते भी हैं। तो इन तीनों के अगर आप आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार, अगर इनके कलम में इतनी ताकत है तो जब ये रोस्ट्रम पर खड़े होकर बात करते होंगे तो इतनी लिखी हुई तहरीर को, खूबसूरती से लिखी हुई तहरीर को जब ये बयान करते होंगे तो सुनने का कितना मज़ा आता होगा। तो मैं, आई मस्ट एडमिट कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो कोर्ट रूम में बैठकर इनके आर्गूमेंट्स ऑब्ज़र्व करते हैं, नोट करते हैं और इनको आर्गू करता हुआ देखते हैं। तो इसका एक अपनी एक लज्जत है। तो आज जब सलाउद्दीन अहमद साहब जो रिबटल दे रहे थे, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो जजेस ट्रांसफ़र करके ला के अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि मुस्तकिल तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तैनाती आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कर सकता है। आप तबादले के लिए मौजूद आर्टिकल 200 को इस्तेमाल करके आर्टिकल 175 को रिडंडेंट नहीं कर सकते। आर्टिकल 200 सिर्फ जजेस के तबादले के लिए है, वो तबादले के लिए ही इस्तेमाल होगा।
आर्टिकल 175 है मुस्तकिल तैनाती के लिए, तो आर्टिकल 175 ए के तहत ही मुस्तकिल तैनाती होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने आर्टिकल 200 का गलत इस्तेमाल किया हुकूमत ने, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनसे बामानी मुशावरत भी नहीं की। उस पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर हैं जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद हैं, तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपका बामानी मुशावरत से क्या मुराद है? तो सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा कि बामानी मुशावरत से मुराद ये है कि जजेस के सामने तमाम जो चीज़ें थी उनसे शेयर की जाती कि सीनियरिटी ये होगी, हल्फ का ये होगा, अलाउंसेस ये होंगे, और ये जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये मुस्तकिल तैनाती के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जो जजेस थे, चाहे वो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस थे या जो चीफ जस्टिस थे मुतलका हाई कोर्ट्स के या चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, वो प्रॉपर माइंड अपना अप्लाई करते कि अगर ये वजूहात से ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या हमें इस ट्रांसफ़र को रजामंदी देनी है कि नहीं देनी। उन्होंने कहा हुकूमत ने ये सब कुछ छुपा के रखा, और उन्होंने कहा कि सिर्फ छुपा के नहीं रखा, उन्होंने कहा इन्होंने एक और जो बददियानती ज़ाहिर होती है हुकूमत के ईमा पर, वो ये है कि इन्होंने झूठ भी बोला, गलत मालूमात दी जजेस को। उन्होंने कहा कि एक तो इन्होंने कहा जी कि हम दही सिंध से एक जज ला रहे हैं जो जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब हैं, हम पंजाब से जस्टिस सरफराज डोगल ला रहे हैं, हम बलूचिस्तान से जस्टिस सरफराज रेकी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब एक चीज़ बताइए कि इन्होंने कहा कि जी पंजाब से इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज है, तो वफाक की अलामत के तौर पर तमाम सूबों को हम चाहते हैं कि उनकी आबादी के लिहाज से बराबर वो नुमाइंदगी मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस में। तो उन्होंने कहा इन्होंने ये झूठ बोला कि एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब का। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज थे पंजाब हाई कोर्ट पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले। उन्होंने कहा जस्टिस बाबर सत्तार वो रावलपिंडी से थे, इसी तरह जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान वो भी इसी रीजन के, वो भी पंजाब से। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक वो उस वक्त तक एलिवेट नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी पंजाब से थे। तो टोटल पंजाब की नुमाइंदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 33% बनती थी। तो आप चौथा जज लाकर पंजाब की नुमाइंदगी गैर मामूली तौर पर न सिर्फ बढ़ाने जा रहे थे, बल्कि अपने ही कि हम वफाकियत फेडरलिज्म को फ़रोग दे रहे हैं या ट्रांसफर्स करके उस दलील की भी नफ़ी कर रहे थे। और वैसे मैंने मौके पर सोचा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कैसे ये आर्गूमेंट बाय कर लिया फेडरलिज्म वाला, हालांकि वो तो खुद भी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको पता था मेरे हाई कोर्ट में कितने पंजाब के जज हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा जी दही सिंध, उन्होंने कहा कि आइन में और कानून में कोई दही सिंध की इस्तिलाह नहीं है, और ना ही आइन और कानून तबादले या तैनाती के लिए इलाकाई नुमाइंदगी कहता है। उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में ज़रूर इलाकाई और ज़ुबानों की बुनियाद पर नुमाइंदगी का जिक्र है जजेस की तैनाती के वक्त। उन्होंने कहा कि इन्होंने जहाँ पर रूल्स में गुंजाइश थी उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं इन्होंने इलाकाई नुमाइंदगी की बात की, और उस बुनियादों पर इन्होंने जजेस की नामजदगी की। लेकिन जहाँ पर आइन और कानून में जगह नहीं है वहाँ पर ये दही सिंध की टर्म ढूंढ के ले आए। क्यों? क्योंकि अगर ये कहते हैं सिंध का जज, तो सिंध के लिए तो पहले से जैसे सिमरन रफत इम्तियाज़ थी। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जब ये जजेस तैनात होंगे, तो उन्होंने कहा एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस आसिफ रेकी साहब को लाए हैं। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कहा, जब उनसे पूछा गया कि
जो हल्फ है उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का उठाया है, तो जब उनको मुस्तकिल करने का वक्त आएगा तो उनकी परफॉर्मेंस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एवेल्युएट करेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कॉमन सेंस है कि उन्होंने ज़्यादा वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर्व किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करके उनकी इन्फॉर्मेशन की बात करेगा। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि आइन और कानून में कॉमन सेंस की कोई टर्म मौजूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान लूँ तो फ्यूचर के लिए कॉमन सेंस क्या कहेगी कि अगर कोई एडिशनल हाई कोर्ट का जज अपने 6 माह सर्व करने के बाद उसका तबादला करके उसको दूसरी हाई कोर्ट में कर दिया जाए, तो क्या जिस हाई कोर्ट में उसका तबादला हुआ है वो और जिस हाई कोर्ट में पहले 6 माह पेरेंट हाई कोर्ट में कर चुका है वो दोनों मिलकर बैठ के उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे? क्या 2 जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ के उसकी कंफर्मेशन का डिसाइड करेंगे? या अगर कोई 11 माह बाद ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी पेरेंट हाई कोर्ट में एडिशनल जज सर्व करने के बाद, तो फिर उसका 1 माह तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, तो पिछले 11 माह वाला चीफ जस्टिस के बारे में डिसाइड करेगा या 1 माह वाला चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा? तो ये कैसे आप इसको करेंगे हल? तो ये एक जिस चीज़ की कानून और आइन में जगह ही नहीं है, तो वो ट्रांसफ़र ही बुनियादी तौर पे गलत है, डिफेक्टेड है। इसके बाद फिर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जो जज एक दफ़ा दफ्तर में हल्फ ले लेता है जज बनने का, तो वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, लाहौर हाई कोर्ट में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पेशावर में हो, वो हल्फ का काम तो एक ही है, तो नए नए हल्फ की ज़रूरत क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये भी अटॉर्नी जनरल का आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा एक तो बात यह है कि हर हाई कोर्ट के जज के इख्तियारात मुख्तलिफ हैं, उसकी तरक्की का जो रास्ता है वो मुख्तलिफ है, उसके इख्तियारात मुख्तलिफ हैं, उसकी तनख्वाह और अलाउंसेस मुख्तलिफ हैं, उसकी मराहत मुख्तलिफ हैं और उसका दायरा कार मुख्तलिफ है। तो अगर वो लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ लेता है जिसमें कि वो लाहौर हाई कोर्ट वर्ड यूज़ करता है कि मैं उसका हल्फ ले रहा हूँ, तो उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो लाहौर हाई कोर्ट है, उसके पास इख्तियारात लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उसकी तनख्वाह और मराहत लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक हैं। लाहौर हाई कोर्ट एक डिफरेंट कानून के तहत बना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक डिफरेंट कानून के तहत बना है। तो इसलिए जब वो लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ ले रहा है, तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिफरेंट हल्फ होगा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने पूछा लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो वो हर तबादले के ऊपर नया हल्फ लेगा कि वो इस्लामाबाद आएगा तो भी हल्फ लेगा, इस्लामाबाद से जब वो अपनी टेन्योर मुकम्मल करके वापस लाहौर हाई कोर्ट जाएगा तो दोबारा हल्फ लेगा क्या? तो सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके लिए नया दफ्तर है, यहाँ का वो नया हल्फ लेगा, लेकिन जब वो वापस लाहौर हाई कोर्ट जाएगा तो वो बुनियादी तौर पे अपने पिछले हल्फ को रिज्यूम कर रहा होगा, पिछले दफ्तर को रिज्यूम कर रहा होगा अपने पेरेंट हाई कोर्ट के, तो उसको नए हल्फ की ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक चीज़ उन्होंने कहा कि उन्होंने, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने एक मौके पर कहा कि हम ये क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, पहली दफ़ा आया है ना, इससे पहले ऐसा कोई केस आया है तबादले का, तो इसका जो फैसला होगा उसके बड़े दूर रस असरात होंगे, क्योंकि वो सिर्फ इन जजेस की सीनियरिटी का तनाज़ा तय नहीं करेगा, वो मुस्तकबिल के लिए भी जो जजेस के तबादले होने होंगे, जो जजेस की तैनातियाँ होनी होंगी, उस पर भी असरअंदाज होगा। तो इस पर सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, आपने अब जब ये असूल तय करने हैं तो आपने 3 कैटेगरी ऑफ जजेस के साथ इंसाफ करना है। उन्होंने कहा पहली कैटेगरी वो है जो जजेस तबादला होके आए, और उन्होंने कहा कि जो जजेस तबादला होके आए अगर उनके साथ इंसाफ होना है तो ये तय होना लाजमी है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको ठीक तरीके से ट्रांसफ़र किया गया था कि नहीं, उनसे ठीक तरीके से रजामंदी ली गई थी कि नहीं,
ताकि मुस्तकबिल में किसी जज को पता हो कि अगर उसको उससे तबादले का रजामंदी मांगी जा रही है तो उसके क्या राइट्स हैं और उसको क्या मिलेगा आगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस हैं आपने उनके साथ भी इंसाफ करना है, और उन्होंने कहा उनके साथ अपने ये इंसाफ करना है कि वो एक अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे, तो उनका एक जायज़ वो उम्मीद थी कि अब उनको सीनियरिटी मिलेगी, और वो जायज़ उम्मीद ये इस हुकूमत ने तोड़ी है बाहर से जजेस लाकर। तो सारी उम्र के लिए अब फिर हाई कोर्ट के जजेस ये सोचेंगे कि अगर कहने का मतलब ये था कि अगर हुकूमत के टाउट नहीं होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट नहीं होंगे तो हमारी जायज़ सीनियरिटी भी ये खा जाएंगे बाहर से जज ला के, तबादला करके ले आएंगे और कहेंगे कि वो तुमसे पहले था तो हम उसको कर देते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि असातिज़ा जजेस, और उन्होंने कहा असातिज़ा जजेस वो हैं कि फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो जस्टिस सरफराज डोगर से सीनियर थे और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसिडर होना है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के कल चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर होना है, लेकिन उनसे एक जूनियर जज को तबादला करके मोस्ट सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना दिया जाता है, और वो उनसे पहले ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आने की रेस में शामिल हो जाता है बल्कि चीफ जस्टिस बनने का भी हाल हो जाता है सूबाई एक वफाकी हाई कोर्ट का। और फिर उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि अगर वो पहले सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हालांकि वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से जूनियर था, तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस अगर उसके बाद एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वो अपने से जूनियर जज के सुप्रीम कोर्ट में जूनियर बन के बैठे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा इंसाफ नहीं होगा उन सीनियर जजेस के लिए जो दूसरे हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं। फिर एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये कहते हैं कि जी इलाकाई बुनियादों पर, उन्होंने कहा लॉ सेक्रेटरी ने जो कहा कि हम इलाकाई बुनियादों पर जजेस ला रहे हैं, उन्होंने कहा तो लाहौर हाई कोर्ट के जो लॉ सेक्रेटरी थे, वफाकी लॉ सेक्रेटरी, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने लाहौर से सिर्फ सरफराज डोगर का ही इंतखाब क्यों किया, क्या बाकी लाहौर हाई कोर्ट में कोई पंजाब का जज नहीं था कि वो इंतखाब करते, सरफराज डोगर ही क्यों। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब का ही क्यों इंतखाब किया, क्या सिंध हाई कोर्ट में कोई और देही सिंध का जज नहीं था। इसी तरह से बलोचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने जस्टिस आसिफ रेकी साहब का क्यों इंतखाब किया, क्या बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई और जज कंसिडर नहीं हो सकता था। तो एक एक मखसूस जज को ही उन्होंने क्यों चुना। तो उनके जो दलाइल थे आज बड़े जानदार थे, और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज उन्होंने दलाइल देते हुए इतने उनके दलाइल जानदार थे कि अटॉर्नी जनरल जो बड़े हमने नोट किया बहुत ठंडे रहते हैं सुकून से, आज वो 3 दफ़ा बाकायदा तड़प के उठे और बीच में आकर उन्होंने आर्गू करने की कोशिश की, नहीं ये चीज़ यूँ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था जब मैंने आर्गू किया था। तो यानी कि उन्होंने आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल को भी हिला दिया आज अपने दलाइल से, और अटॉर्नी जनरल भी बेसब्रे हो रहे थे कि ये तो मेला लूट के लेके जा रहा है, ये तो जजेस को ले गया कन्विंस करके कि हमने सारी जो गेम की है, जिस फार्म 47 की लास्टिक की शलवार वाली हुकूमत को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके पीछे असल में इस्टेब्लिशमेंट है और सारी गेम इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वो पूरी की पूरी गेम के ऊपर पानी फेर गए हैं सलाउद्दीन अहमद। तो ये जो चीज़ थी बहुत ही दिलचस्प थी। अब ये केस की समाअत मौखर हुई है 16 जून तक, और उसके बाद अभी जो सलाउद्दीन अहमद साहब हैं उन्होंने अपने रिबटल के आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करना है। इसी तरह से अभी फैसल सदीकी साहब ने भी अपने रिबटल के आर्गूमेंट्स देने हैं, हामिद खान साहब ने भी अपने रिबटल के आर्गूमेंट्स देने हैं, और जो एक और वकील हैं पीटीआई के उन्होंने भी देने हैं, और इसी तरह से फिर सलाउद्दीन अहमद साहब ने भी अपने रिबटल के आर्गूमेंट्स देने हैं। जो सलाउद्दीन अहमद साहब सॉरी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब हैं उन्होंने भी अपने रिबटल के आर्गूमेंट्स देने हैं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा कि एक और जो गलत बयानी अटॉर्नी जनरल ने की है
वो ये है कि ये जो जजेस ट्रांसफ़र होके आए हैं, इनको अलाउंसेस नहीं मिल रहे जो ट्रांसफ़र जज को होते हैं। उन्होंने कहा तो आप एजीपीआर ऑफिस से चेक कर लीजिए या रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, इनको अलाउंसेस मिल रहे हैं। हालांकि मेरे पास मालूमात बहुत महदूद हैं, लेकिन इनको अलाउंसेस मिल रहे हैं। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये बात इंडोर्स की आज कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के पेश किए हैं अटॉर्नी जनरल ने जजेस के लिए, उसमें कहीं पर भी हुकूमत ने इलाकाई जजेस के लिए कोई नामजदगी नहीं की, कोई दलाइल नहीं दिए, कोई बात नहीं की। तो ये बहुत ही दिलचस्प था। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। तो देखिए, इमरान खान साहब के लिए अब बड़ी क्लियर लाइंस ड्रा करके उनको दिखा दिया गया है कि आपके लिए अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, आपके साथ। एक उनको दिखा दिया गया है कि आप बात कर रहे थे रिजर्व सीटों की आपको मिल जाएंगी, तो वो हम सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जैसे मीनुद्दीन खान का आइनी बेंच हो और उस आइनी बेंच में एक एक जज हुकूमत का सिलेक्टेड है, तो वो तो उन्होंने वहाँ से रिवर्स करवा लें। तो वो कह रहे हैं कि आपकी रिजर्व सीटें भी ले लेंगे। दूसरा, आपको उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट जजेस आपको शायद कुछ प्रोटेक्शन देंगे आपके आइनी हकूक़ को, तो उन्होंने कहा वो भी हम 27वीं तरमीम करके उड़ाने जा रहे हैं। फिर सिर्फ हमारी ही जजेस होंगे, हमारे हैंड पे हमारी माला जपने वाले। तीसरा कि हम अब 9 मई के केसेस में आपके दर्जनों एमएनएस को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं कन्विक्ट करके। तो आपकी जो अभी भी तकरीबन 80-82 के करीब की अददी अक्सरियत है पार्लियामेंट में, हम वो भी आधी से कम कर देंगे। और उधर भी बाद में बाई इलेक्शन होंगे और उधर भी हमारे लोग आ जाएंगे, तो हमें पार्लियामान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। फिर जो मर्जी की राय हम अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आपकी कन्विक्शंस हम ना सिर्फ बरकरार रखेंगे, बल्कि आपका और ज़्यादा अरसा जेल में रहेगा और अगले इलेक्शन में भी आप भी नहीं होंगे और आपकी जमात भी नहीं होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह से बैरूनी मामलात पर भी अब इस्टेब्लिशमेंट उनको दिखा रही है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, तो उस फ्रंट पे भी हम आपकी लॉबिंग को ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आप बताइए कि आपने अच्छा बच्चा बनना है या नहीं। और लास्ट नॉट लीस्ट, अगर अभी भी नहीं बनना, तो फिर हम जनरल फैज़ हमीद को 9 मई का मंसूबा साज और आपको उसका साथी करार देकर आपको भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। और उसके लिए हम फैसला सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मौसूफ जस्टिस मीनुद्दीन खान के आइनी बेंच से ले चुके हैं कि सिविलियन और पीटीआई के कारकुनों का 9 मई के बलवों के ऊपर ट्रायल हो सकता है। तो फिर आप तो मंसूबा साज करार पाएंगे, तो आपका कैसे नहीं होगा। तो फैसला आपका है कि अभी तो आप अडियाला जेल में फिर भी लोगों से मिल लेते हैं अपनी पार्टी से, फिर मिलिट्री की कस्टडी में चले जाएंगे, तो वहाँ पर तो आपकी किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। और फिर हम उस ट्रायल को चाहे 2 साल चलाएं, 4 साल चलाएं, लेकिन आप फ़ौज की हिरासत में रहेंगे और वहाँ पर आप तक किसी की रसाई नहीं होगी। अडियाला जेल में तो फिर भी आप कोर्ट ऑर्डर लेकर रसाई कर लेते हैं, लेकिन फ़ौज की हिरासत में ये रसाई नहीं मिलेगी। तो देखें, इमरान खान साहब के लिए अब ऑप्शन बहुत महदूद किए जा रहे हैं। देखते हैं इमरान खान साहब क्या पुश बैक करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।